नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। दिल्ली की चकाचौंध भरी जिंदगी में मैंने कई साल बिता दिए, लेकिन पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह तक कांप गई। ये कहानी मेरी आप बीती है जो मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। मेरी कंपनी ने मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भेजा था। गांव का नाम था बिसलपुर, जो तलहटी में बसा एक सुनसान और रहस्यमयी जगह थी। मुझे वहां एक हफ्ते के लिए रुकना था ताकि मैं वहां के स्थानीय डेटा सेंटर की तकनीकी खामियों को ठीक कर सकूं। बिसलपुर पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गांव की हवा में एक सन्नाटा था जो मेरे शहर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग था। मैं एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहरा जो गांव के बाहरी छोर पर था। गेस्ट हाउस का मालिक रामलाल एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी। मुझे चेतावनी दी थी कि रात में गांव की पुरानी रेलवे लाइन के पास न जाऊं जो अब बंद पड़ी थी। उसने बस इतना कहा, वहां कुछ ठीक नहीं है साहब। पर मैंने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। अब अगले दिन से मैंने डेटा सेंटर में काम शुरू किया। वहां का माहौल भी कुछ अजीब था। पुरानी मशीनें, धूल भरी तारें और एक अजीब सी गंध जो मुझे हर बार असहज कर देती थी। काम के दौरान मुझे गांव के कुछ लोग मिले, लेकिन वो सब बात करने से कतराते थे और मुझे बस इतना पता चला कि गांव की चौपाल पर रात में लोग इकट्ठा होते हैं और पुरानी कहानियां सुनाते हैं। तो मैंने सोचा कि शायद वहां जाकर गांव के बारे में कुछ और जान सकूंगा। उसी रात मैं चौपाल पर पहुंचा। वहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे लोग बैठे थे और आग का एक छोटा सा अलाव जल रहा था और उसकी लपटें हवा में नाच रही थी। महफिल में गांव के एक बुजुर्ग, जिन्हें सब बाबा के नाम से बुलाते थे, वो एक कहानी सुना रहे थे। कहानी थी उस रेलवे लाइन की जो गांव के पास से गुजरती थी। बाबा ने बताया कि कई साल पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। उसके बाद से वो लाइन बंद हो गई, लेकिन लोग कहते हैं कि रात में वहां पटरियां अपने आप हिलती हैं। तो उनकी बातें सुनकर मैंने हंसते हुए पूछा, बाबा, ये तो भूत प्रेत की कहानियां हैं, क्या सचमुच ऐसा होता है? और तभी बाबा ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, साहब, कुछ चीजें देखने के बाद ही यकीन होता है। पर उनकी बात ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं एक साइंस का आदमी था, इसलिए भूत प्रेत में कहाँ विश्वास करता था। और मैं अपने गेस्ट हाउस जाकर सो गया। अगले दिन काम के बाद मैंने सोचा कि उस रेलवे लाइन को देखने जाऊं, क्योंकि गेस्ट हाउस से थोड़ी दूर पर ही वो लाइन थी जो जंगल के बीच से गुजरती थी। सूरज डूब चुका था और आसपास सिर्फ सन्नाटा था। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और पटरियों की ओर बढ़ा। मैंने देखा कि पटरियां जंग खा चुकी थी और उनके आसपास घास फूस उगाए थे। वहां मुझे कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन फिर अचानक हवा में एक ठंडक सी फैल गई और मैंने अपने कानों में एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई धातु आपस में टकरा रही हो। पर मैंने सोचा शायद हवा की वजह से कोई पत्थर लुढ़क गया होगा। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वो आवाज तेज होने लगी, खटखट जैसे, और साथ ही कोई ट्रेन आ रही। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन अब मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और अचानक मेरे फोन की टॉर्च भी बंद हो गई और मैं अंधेरे में खड़ा रह गया। मैंने फोन को हिलाया डुलाया, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और जब मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने तेजी से गेस्ट हाउस की ओर भागना शुरू किया, मगर रास्ते में मुझे बार बार ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। लेकिन जब मैं रुका तो वो आवाजें भी रुक गईं। गेस्ट हाउस पहुंचकर मैंने रामलाल को सारी बात बताई तो उसने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, साहब, मैंने आपको मना किया था, वो जगह ठीक नहीं है।
और उसने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई जो चौपाल पर नहीं सुनाई जाती थी। कई साल पहले एक इंजीनियर जो मेरी तरह शहर से आया था उस लाइन के पास गया था। उसने कुछ ऐसा देखा कि वो पागल हो गया और फिर कभी नहीं लौटा। और रामलाल ने ये भी कहा, वो जो भी है वो अकेलेपन में आता है। उसकी ये बातें सुनकर मैं उस रात सो नहीं सका, क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार वो खट खट की आवाज गूंज रही थी। पर अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं उस लाइन के रहस्य को जरूर सुलझाऊंगा, वरना वो डर हमेशा मेरे दिल में बैठ जाएगा। मैंने अपने लैपटॉप पर गांव के इतिहास के बारे में खोजबीन शुरू की, तो मुझे पता चला कि उस हादसे में मरने वालों में एक लड़की थी जिसका नाम अनघा था, और वो ट्रेन में अकेली थी। और उसकी मौत के बाद से लोग कहते थे कि उसकी आत्मा उस लाइन पर भटकती है। पर मैंने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो मेरे साथ कंपनी में काम करता था। मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने मेरी बातें सुनकर हंसते हुए कहा, रवि, तू ज्यादा डरावनी फिल्में देख रहा है, वहां कुछ नहीं होगा। और उसकी बातों से मुझे थोड़ा हौसला मिला, लेकिन वो डर अभी भी मेरे मन में था। अगली रात मैं फिर से चौपाल पर गया, पर इस बार बाबा ने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक आदमी ने उस लाइन पर कुछ देखा था। उसने दावा किया कि उसने एक लड़की को देखा जिसके कपड़े खून से सने थे और वो पटरियों पर चल रही थी। और जब वो आदमी उसके पास गया तो वो गायब हो गई, और उसके बाद वो आदमी गांव छोड़कर चला गया। और तभी बाबा की बात पूरी होने पर मैंने उनसे पूछा, क्या उस लड़की का नाम अनघा था? तो बाबा ने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में वही चमक फिर से दिखी। उन्होंने कहा, साहब, आपने उसका नाम कैसे लिया? तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन बाबा ने चेतावनी दी, उसका नाम मत लो, वो सुनती है। और उनकी इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अब उस रात जब मैं गेस्ट हाउस लौटा तो मुझे अपने कमरे में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये वही गंध थी जो मुझे डेटा सेंटर में मिली थी। मैंने खिड़की खोली, लेकिन गंध और तेज हो गई और अचानक मेरे कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। पर मैंने सोचा शायद बिजली की समस्या है, लेकिन तभी मुझे अपने पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। और जब मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपने आप को समझाया कि यह सब मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन फिर बेड पर रखे हुए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई, और स्क्रीन पर एक तस्वीर थी जिसमें एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा धुंधला था। मैंने लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। और तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आया जो था, तुमने मुझे देखा। ये देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और डरते हुए मैंने लैपटॉप को दीवार की ओर फेंक दिया और वो टूट गया। लेकिन वो मैसेज मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मैंने रामलाल को बुलाया और उसे सारी बात बताई, तो उसने मुझे चुपके से एक ताबीज दिया और कहा, इसे हमेशा पहने रहना। और तभी मैंने ताबीज पहन लिया, लेकिन मेरा डर कम नहीं हुआ। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन जब मैंने अपना सामान पैक किया, पर मुझे अपने बैग में एक पुराना फोटो मिला। वो फोटो उसी लड़की का था जिसे मैंने लैपटॉप पर देखा था। मैंने वो फोटो फाड़ दिया और उसे आग में जला दिया। लेकिन जैसे ही फोटो जल रहा था, मुझे फिर से वही खट खट की आवाज सुनाई दी। और तभी मैंने गेस्ट हाउस से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वहां मुझे वो लड़की दिखी जो पटरियों पर खड़ी थी और उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। तभी मैं चीख पड़ा और कांपने लगा, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और मैं बाहर की ओर भागा। मैं सीधा गांव की चौपाल पर पहुंचा जहां बाबा और कुछ लोग बैठे थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो बाबा ने कहा, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुमने उसका नाम लिया और तुमने उसे देखा भी। उन्होंने मुझे बताया कि अनघा की आत्मा उन लोगों को ढूंढती है
जो उस लाइन के पास जाते हैं और वो चाहती है कि कोई उसकी कहानी सुने। मैंने बाबा से पूछा, उसकी कहानी क्या है? तो बाबा ने बताया कि अनघा उस ट्रेन में अकेली थी जब हादसा हुआ था। उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया था और वो अकेलेपन में मर गई। उसकी आत्मा अब भी उसी अकेलेपन में भटक रही है। बाबा ने मुझे ये भी कहा, अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो उसकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाओ। और ये बातें सुनकर मैंने उसी रात गांव छोड़ दिया। दिल्ली लौटकर मैंने अपनी कंपनी को सारी बात बताई और प्रोजेक्ट को किसी और को सौंप दिया, लेकिन वो खट खट की आवाज मेरे कानों में अभी भी गूंजती है। मैंने अनघा की कहानी लिखने का फैसला किया ताकि उसकी आत्मा को शायद कुछ सुकून मिले और मैं अपनी जान बचा सकूं। आज मैं ये कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं और मैं नहीं जानता कि अनघा की आत्मा अब भी वहां है या नहीं, लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं। जब मैंने उसे देखा था तो पटरियां हिलने लगी थी और वो डर, वो ठंडक, वो सन्नाटा, वो मेरे साथ हमेशा रहता है। और अगर आप कभी बिसलपुर जाएं तो उस रेलवे लाइन से दूर रहना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, ये थी रवि की सच्ची आपबीती, जिसे याद करके उसका दिल आज भी दहल उठता है। और अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही और डरावनी कहानियां तो हमारे चैनल भूतिया विला को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी आपबीती के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।